हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। यहाँ मिलती है एजुकेशन एकदम फ्री, सिर्फ और सिर्फ आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स की 2-3 वीडियोस के बाद आपसे कोई अमाउंट चार्ज करें या कोई कूपन कोड की रिक्वायरमेंट हो। यहाँ पे एकदम फ्री एजुकेशन मिलती है ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बहुत अच्छा कर पाएँ। इसी नोट पे ताकि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा कर पाएँ, हम लेकर आए हैं आपके लिए NCERT सॉल्यूशंस चैप्टर 8 जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। सो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। आपको इन सारी टर्म्स को डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इंस्टेड ये सारी टर्म्स मैं आपको अलग अलग एक्सप्लेन करती, मैंने आपको आसान करने के लिए एक टैबुलर फॉर्म में कंपैरिजन से एक्सप्लेन करा है, ताकि एग्जाम में अगर आप कंपैरिजन फॉर्म में लिखेंगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे, प्लस टीचर की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी कि आपको कितनी डेप्थ में नॉलेज है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने। फर्स्ट हम डिफाइन करेंगे किसको, डोमिनेंट ट्रेट को एंड रेसेसिव ट्रेट को। सो स्टूडेंट्स, डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है? जब भी अगर डोमिनेंट अलील आ गया तो वो अपने जीन्स एक्सप्रेस करेगा एंड कभी भी रिसेसिव ट्रेट को अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। तो नो मैटर व्हाट, कैसा भी एक्सप्रेशन हो, अगर डोमिनेटिंग एलील प्रेजेंट है तो कुछ भी हो जाए वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। एंड दूसरा वाला अगर नॉर्मल हो, रिसेसिव हो, तो भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो डोमिनेंट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्जन्स ऑफ अ जीन। क्या कि डोमिनेंट क्या होते हैं कि दो जीन्स का एक पार्ट ऑफ अ जीन जो डोमिनेटिंग हो। इंडिविजुअल रिसीव टू वर्जन ऑफ ईच जीन्स नोन एज एलील्स फ्रॉम ईच पेरेंट्स। बहुत बेसिक चीज है। क्या है ये बेसिक चीज? हमने देखा ही था कि सबसे पहले एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ ये जीन मुझे मेरे कहां से मिलता है? मदर से मिलता है। ये जीन मुझे मेरे फादर से मिलता है। ठीक है, अगर क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट है? मेरे जीन्स। ये रहा मेरी मदर का क्रोमोसोम, ये है मेरे फादर का क्रोमोसोम। कूल। चलो अब देखो, अब आप मुझे बताओ कि अगर मदर का क्रोमोसोम बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फादर का क्रोमोसोम म्यूटेटेड है, तो जब ये मिल के बच्चे बनाएंगे तो क्या बनेगा कि एक तो नॉर्मल होगा लेकिन एक कैसा होगा? म्यूटेटेड होगा। लेकिन अगर ये नॉर्मल वाला कैसा हुआ? डोमिनेंट। कैसा हुआ? डोमिनेंट। अगर ये नॉर्मल वाला डोमिनेंट हुआ तो इस कंडीशन में भी कुछ नहीं होगा, नॉर्मल ही होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेंट वाला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, दूसरे वाले को वो कभी भी एक्सप्रेस करने नहीं देगा। और इसी की जगह अगर ये भी नॉर्मल हो, मतलब दोनों कैसे हैं? डोमिनेटिंग। तो उस कंडीशन में जब दोनों ही क्रोमोसोम नॉर्मल हैं, दोनों ही क्रोमोसोम डोमिनेटिंग है, तो कुछ भी हो जाए डोमिनेटिंग वाला ही ट्रेट आएगा। अब बच्चों, अगर एक क्या आ रहा है, हम कहते हैं एलील्स क्या होते हैं? एलील्स एक बार ब्रश अप कर लेते हैं। सपोज ये मेरा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। अब एक ही क्रोमोसोम पे एक मदर से आया, एक फादर से आया, ठीक है, एक क्रोमोसोम मदर से आया, एक क्रोमोसोम फादर से आया। अब वो जीन जो दोनों क्रोमोसोम पे सेम लोकेशन पे हो और सेम ट्रेट को कोड कर रहे हो, ये दोनों आपस में कैसे हुए? एलील्स। ये दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे हुए? एलील्स। तो एलील्स क्या है? वो जीन्स हैं जो सेम लोकेशन पे पाए जाते हैं और एक ही तरीके के ट्रेट को कोड करते हैं। इज दैट क्लियर? एक कहां से आता है? हमें मदर से पेयर आता है। एक क्रोमोसोम कहां से आता है? हमें फादर से आता है। एंड देन दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं एंड अपने फर्दर ऑफस्प्रिंग का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करते हैं। इज दैट क्लियर? चलो यहां देखते हैं हम। देखो, डोमिनेंट ट्रेट क्या होगा?
वो ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, वो ट्रेट जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, वो ट्रेट क्या है हमारा? डोमिनेंट ट्रेट। अब डोमिनेंट ट्रेट की एक खास बात है, क्या खास बात है कि कैसे वो करेगा? या तो वो होमोजाइगस, देखो 3 ही कंडीशंस पॉसिबल हैं, कोई भी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में 3 ही कंडीशंस पॉसिबल है। पहली कंडीशन क्या पॉसिबल है? होमोजाइगस। अगर मैं ट्रेट ले लूं हाइट का, ठीक है, अगर मैं ट्रेट ले लूं हाइट का, ये है मेरा ट्रेट, अब मैं हाइट के हिसाब से डिसाइड कर रही हूं, ठीक है, होमोजाइगस है। अब कैपिटल टी मेरा डोमिनेंट ट्रेट है। होमोजाइगस कंडीशन में क्या होगा? दोनों ही पेरेंट्स से, एक आया मदर से, एक आया फादर से, तो दोनों ही पेरेंट्स से मुझे क्या मिला? मुझे डोमिनेंट ट्रेट मिला। और वो भी कैसे कंडीशन में मिलेगा? होमोजाइगस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में बच्चे की हाइट कैसी होगी? टॉल ही होगी। अब बच्चों दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। क्या है? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। अब हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में क्या होगा कि चलो फादर से मुझे टॉल आया, लेकिन मदर से मुझे रेसेसिव जीन आ गया। कैसा जीन आ गया? रेसेसिव जीन आ गया। इस कंडीशन में बच्चे की हाइट क्या होगी? जल्दी बताओ। इस कंडीशन में भी बच्चे की हाइट कैसी होगी? टॉल ही होगी। लेकिन ये टॉल कैसा होगा? हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। इसके पास एक रेसेसिव एलील है। इज दैट क्लियर? चलो अब तीसरी कंडीशन क्या होती है? रेसेसिव। हमें पता है रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए क्या चाहिए रहता है? 2 रेसेसिव कॉपीज। कैसी? 2 रेसेसिव कॉपीज। ये तब हो पाएगा जब मदर से भी रेसेसिव ट्रेट आ रहा है और फादर से भी रेसेसिव ट्रेट आ रहा है। सिर्फ तभी पॉसिबल है कि बच्चे की हाइट कैसी होगी? शॉर्ट। इस कंडीशन में बच्चे की हाइट होगी शॉर्ट। क्यों? क्योंकि मदर से भी रेसेसिव ट्रेट आ रहा है और फादर से भी रेसेसिव ट्रेट आ रहा है। तो रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए हमेशा 2 कॉपीज में होना जरूरी है। इज दैट क्लियर? चलो, dominant trait are always expressed when the allele is dominant or even only 1 copy exists। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो 2 कॉपीज में आया, अगर वो होमोजाइगस है तो वो तो एक्सप्रेस होके ही रहेगा। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस भी है तब भी वो एक्सप्रेस होगा। क्यों? क्योंकि डोमिनेटिंग अलील अगर आ गया तो वो दूसरे वाले को कभी एक्सप्रेस नहीं होने देगा। क्लियर? चलो, रिसेसिव ट्रेट्स आर एक्सप्रेस्ड ओनली इफ बोथ द कनेक्टेड एलील्स आर रेसेसिव। जब 2 कॉपीज में हो, जब दोनों ही रेसेसिव होंगे तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। क्लियर? चलो, अब डोमिनेंट ट्रेट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, ठीक है, हम हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और रेसेसिव ट्रेट को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है? स्मॉल लेटर्स। ये क्या है? कैपिटल लेटर्स। ये इतना तो आपको पता ही होगा। चलो, उसके बाद कुछ फीचर्स हमारे ह्यूमन बीइंग्स में ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं? डोमिनेंट ट्रेट होते हैं। कि अगर ये आ गए किसी भी पेरेंट से ये एक्सप्रेस हो गए तो ये एक्सप्रेस होके ही रहेंगे, ये दूसरे वाले को एक्सप्रेस नहीं होने देंगे। तो कौन से है वो? तो डोमिनेंट ट्रेट है हमारी वी शेप्ड हेयर लाइन। ऐसे देखा होगा आपने, लेडीज वैसे वी शेप्ड हेयर लाइन होती है। तो ये ट्रेट यूजुअली अगर मदर में है तो डॉटर्स में या सन में आता ही आता है। आलमंड शेप्ड आईज, राइट हैंडेडनेस, अगर आपके पेरेंट्स राइट हैंडेड हैं तो ऑफस्प्रिंग भी राइट हैंडेड ही होंगे। डिटैच्ड ईयरलोब्स, डार्क हेयर एंड ब्राउन आईज। तो ये सारे कैसे हैं? डोमिनेंट ट्रेट्स। ये अगर एक्सप्रेस हो गए तो ये कैसे होंगे? डोमिनेंट है तो ये एक्सप्रेस होके रहेंगे। चलो, रिसेसिव कौन से है? स्ट्रेट हेयरलाइन, राउंड आईज, लेफ्ट हैंडेडनेस अगर किसी भी पेरेंट से आ गया, लेकिन अगर दूसरे पेयर के पास राइट हैंडेडनेस है तो चांसेस क्या है ऑफस्प्रिंग के? राइट हैंडेड होने के ही।
क्यों? क्योंकि ये रेसेसिव ट्रेट है। अच्छा आप बताओ, अगर रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होना होता है तो कैसे होगा वो? जब वो कैसे होगा? दो कॉपीज में प्रेजेंट होगा। तो अनटिल एंड अनलेस टू कॉपीज नहीं होंगी ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। चलो उसके बाद अटैच्ड येलो, ब्लॉन्ड हेयर, रेड हेयर एंड ब्लू आईज। ब्लू आईज तभी हो सकती है जब दोनों पेरेंट से कैसा आया? रेसेसिव ट्रेट। चलो अब हम देख लेते हैं अपना होमोलोगस एंड हेट्रोजाइगस का डिफरेंस। तो बच्चों होमोजाइगस अभी क्लियर हो गया, क्या होता है कि जब दोनों कॉपीज कैसी हैं? सिमिलर हैं। कैसे कि अगर मदर से एक एलील आया एंड फादर से एक एलील आया, ठीक है, मदर से एक एलील आया एंड फादर से एक एलील आया, दोनों ही कैसे हैं? सेम। दोनों ही सेम जब आएंगे और जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफस्प्रिंग का एकदम सिमिलर होगा, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कंडीशन। एंड इसी की जगह अगर एक भी कॉपी खराब आ गया या म्यूटेटेड आ गया, एक भी कॉपी खराब आ गया या म्यूटेटेड आ गया, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। अब ये कंडीशन कैसी हो गई? अब ये कंडीशन हो जाएगी हेट्रोजाइगस। इज दैट क्लियर? हेट्रोजाइगस। जब दोनों कॉपीज सिमिलर हैं एक दूसरे के तो होमोजाइगस कंडीशन, और जब एक भी एलील डिफेक्टिव हो गया या रेसेसिव हो गया, वो कंडीशन कैसी होगी हमारी? हेट्रोजाइगस। अब इसी की जगह अब आप मुझे बताओ कि अगर मदर से मुझे रेसेसिव एलील आया एंड फादर से भी रेसेसिव एलील आया, यहां पे डोमिनेटिंग नहीं है लेकिन दोनों ही रेसेसिव एलील्स है, ये कंडीशन क्या है? जल्दी बताओ। ये कंडीशन भी कैसी होगी? होमोजाइगस। कैसी होगी? होमोजाइगस। लेकिन ये कंडीशन होमोजाइगस रेसेसिव होगी। कैसी होगी? होमोजाइगस रेसेसिव। इज दैट क्लियर? इसी की जगह अगर ये दोनों डोमिनेंट होते तो ये कंडीशन होती होमोजाइगस डोमिनेंट। वेरी गुड। चलो इतना तो क्लियर हो गया हमें। अब इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। It has two same copies of the same allele coding for a particular trait. होमोजाइगस कंडीशन में दोनों ही कॉपीज सिमिलर होते हैं एंड सिमिलर हैं तो दोनों एक ही ट्रेट को कोड करेंगे। क्लियर? चलो हेट्रोजाइगस में क्या होता है? इट कंटेन्स टू डिफरेंट कॉपीज ऑफ एलील कोडिंग फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। इसमें भी सेम ट्रेट को करते हैं लेकिन एक कैसे होगा? डोमिनेंट, और एक कैसे होगा? रेसेसिव होगा। और दोनों ही सेम ट्रेट को करते हैं ना। क्या है वो ट्रेट? हाइट। तो दोनों ही हाइट को कर रहे हैं लेकिन एक एलील कैसा है? डोमिनेटिंग, और एक एलील कैसा है? रेसेसिव एलील। ठीक है। नाउ homozygous contains only one type of allele, either dominant or recessive. इनमें से कैसा होगा? एक डोमिनेंट होगा, एक रेसेसिव होगा। हेट्रोजाइगस क्या होगा? या तो एक डोमिनेंट होगा या तो एक रेसेसिव होगा। अब होमोजाइगस में या तो दोनों रेसेसिव होंगे या तो दोनों डोमिनेंट होंगे। अब होमोजाइगस में सेल्फ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन दी रेपिटेशन ऑफ द सेम ट्रेट्स ओवर जनरेशन। इसका एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपने सेल्फ फर्टिलाइजेशन करा तो सेम ट्रेट्स ओवर द जनरेशन आते ही रहते हैं। अब सेल्फ फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। यहाँ पे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस क्यों मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे एक ट्रेट डोमिनेटिंग है, एक ट्रेट रेसेसिव है। तो जब ये कंबाइन करेगा तो चांसेस क्या है? यहाँ पे ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस होने के। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं लेकिन
होमोजाइगस कंडीशन में एक ही तरीके के चेंज हो सकता है, बार बार अलग अलग कॉम्बिनेशंस नहीं बन सकते। वहां पे एक ही तरीके के ट्रेड्स ओवर द जनरेशन रेपिटेट होते हैं, रिपीट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप कॉम्बिनेशंस देख सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर तरीके का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? चलो, नाउ होमोजाइगस में ओनली वन टाइप ऑफ गैमीट इज प्रोड्यूस। चलो इतने तो हमें पता ही है, टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर प्रोड्यूस। इट कैन ईदर बी होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रेसेसिव। ऑब्वियसली अगर ये कंडीशन है तो होमोजाइगस डोमिनेंट, ये कंडीशन है तो होमोजाइगस रेसेसिव। इसी की जगह हेटेरोजाइगस एलील कैन शो कंप्लीट डोमिनेंस बट इट हैज टू डिफरेंट एलील्स। इट कैन शो कंप्लीट डोमिनेंस। कितनी प्यारी चीज है ना, कि कैसे अगर एक भी डोमिनेंट ट्रेट आ गया तो दूसरा वाला तो एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता, वो डोमिनेंट ही करेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, एक एलील डोमिनेंट है और एक एलील रेसेसिव है, तभी इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। क्लियर? चलो अब आते हैं नेक्स्ट अपने जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। बहुत आसान है। जीनोटाइप से नाम में लिखा है, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी इंसान या एनिमल का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके अंदर जीन्स कैसे प्रेजेंट है। अब तीन तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन अपनी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ये तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। या तो वो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, या तो वो होमोजाइगस रेसेसिव हो सकता है, या तो फिर वो कैसा हो सकता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में। तो ये तीन चीजें क्या है, कुछ किसी भी इंसान का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसके अंदर जीन्स कौन से प्रेजेंट है जो पर्टिकुलर ट्रेट को कोड कर रहे हैं। अब फिनोटाइप क्या होता है, जो दिखता है वो फिनोटाइप होता है। इस चीज को दिमाग में बिठा लो कि जो दिखता है वो फिनोटाइप होता है। तो अगर आपके काले बाल हैं, अगर आपके लॉन्ग हेयर हैं, अगर आपके ब्लू आईज हैं, ग्रीन आईज हैं, तो इन सब चीजें क्या है, ये आपका फिनोटाइप है। अब वही जीन्स कैसे है, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ये क्या हो गए, हमारा जीनोटाइप। एंड उसकी अपीयरेंस कैसी है, ये क्या हो गई, उसका फिनोटाइप। तो जीनोटाइप इज ऑर्गेनिजम्स जेनेटिक constitution. It can be homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive, whereas phenotype is the set of observable physical traits जो हमें दिखते हैं, जो हमें दिखते हैं। तो कोई भी चीज जो हमें दिखती है वो क्या है, हमारा फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या हो सकता है, पर्पल हो सकता है, पिंक हो सकता है, व्हाइट हो सकता है। तो ये क्या है, फिनोटाइप उस पर्टिकुलर चीज का। उसी जगह इस चीज का वो क्या है कि वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, तो वो बताता है हमारा जीनोटाइप। अब बच्चों इस कंडीशन में, इस चार्ट में आप ये देखो, कैपिटल बी, नाउ बी कोड्स फॉर कलर, ठीक है, बी कोड्स फॉर कलर ऑफ द फ्लावर। अब यहाँ पे दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, तो यहाँ पे कैसा आया, पर्पल कलर ही आया। अब यहाँ पे एक डोमिनेंट है, एक रेसेसिव है, और कैसी कंडीशन है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है। लेकिन इस कंडीशन में भी कैसा कलर आएगा, पर्पल ही आएगा। क्यों? क्योंकि पर्पल का कैपिटल बी जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वो प्रेजेंट है। अगर डोमिनेटिंग ट्रेट प्रेजेंट होता है तो वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मेरे पास रेसेसिव है, दोनों ही स्मॉल बी साथ आ गए, दोनों ही स्मॉल बी साथ आ गए, इस कंडीशन में कैसा होगा, व्हाइट कलर का फ्लावर होगा। कैसा होगा, व्हाइट कलर का फ्लावर दिखेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई डोमिनेटिंग ट्रेट नहीं है, और रेसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस होने के लिए कितनी कॉपीज चाहिए रहती है, 2 कॉपीज। चलो नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। डिस्क्राइब द ओरिजिन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ डाउन सिंड्रोम। अब आ जाओ यहाँ पे डाउन सिंड्रोम पे। तो डाउन सिंड्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। हमने ये कितने अच्छे से पढ़ा था, है ना। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, हमारा एन्यूप्लॉइडी। एंड एन्यूप्लॉइडी को सिंपल, बहुत आसान समझने के लिए हमने क्या करा था,
उसका फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था कि या तो हमारे कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम में या तो आप एक क्रोमोसोम को ऐड कर दो या एक क्रोमोसोम को डिलीट कर दो, या तो फिर 46 में 2 क्रोमोसोम ऐड कर दो या 2 क्रोमोसोम डिलीट कर दो। यहां पे मैं क्या बोल रही हूं? क्रोमोसोम्स ऐड हो रहे हैं। क्या ऐड हो रहे हैं? क्रोमोसोम्स ऐड हो रहे हैं। इसी की जगह अगर मैं पॉलीप्लॉइडी देखूं तो पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि कंप्लीट सेट ऑफ हैप्लॉइड इंडिविजुअल या तो ऐड होगा या तो डिलीट होगा। तो यहां पे हैप्लॉइड का कंप्लीट सेट या तो ऐड होगा या तो डिलीट होगा, और वो कंडीशन क्या है हमारी? पॉलीप्लॉइडी। लेकिन एन्यूप्लॉइडी क्या है कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम में या तो एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या तो एक क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है। ऑन द अदर हैंड या तो 2 क्रोमोसोम्स ऐड हो रहे हैं, 2 क्रोमोसोम्स डिलीट हो रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम इज एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लॉइडी। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है डाउन सिंड्रोम में? तो डाउन सिंड्रोम में 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है। क्या होता है? 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। अब यहां पे अगर फीमेल है तो यहां पे कैसा होगा? यहां पे फीमेल है तो टोटल क्रोमोसोम कितने होंगे? 47 प्लस XX। तो यहां पे कैसी होगी? डाउन की फीमेल। क्लियर? यहां पे एक क्रोमोसोम ऐड हो रहा है, कौन सी पोजीशन पे? 21st पोजीशन पे। तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 47। तो 47 अगर XX के साथ है तो कैसी होगी? डाउन सिंड्रोम फीमेल। और उसी की जगह अगर 47 प्लस XY है तो क्या होगा? डाउन सिंड्रोम मेल। कैसा होगा? डाउन सिंड्रोम वाला मेल। क्लियर स्टूडेंट्स? तो कितना आसान है। बेसिकली डाउन सिंड्रोम क्या होता है? 21st पोजीशन पे हमारे क्या होता है? 2n+1 हो जाता है। क्या हो जाता है? 2n+1। अगर XX है तो क्या होगी? फीमेल होगी। अगर XY है तो क्या होगा? मेल होगा। ये तो हमें क्लियर है। चलो, आपको पता है डाउन सिंड्रोम 1 पर 800 लाइफ होता है, मतलब 800 बच्चों में से किसी एक ही बच्चे को क्या होगा? डाउन सिंड्रोम होगा। अब क्रोमोसोमल बेसिस तो हमने देख लिए। क्या होता है डाउन सिंड्रोम? 21 की ट्राइसोमी। क्या होता है? 21 की ट्राइसोमी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाउन सिंड्रोम। चलो, अब कैरियोटाइप क्या होगा? अगर 47 प्लस XX है तो क्या होगा? फीमेल। ना, 47 प्लस XY है तो क्या होगा? मेल। ये भी हमें क्लियर है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पे क्वेश्चन आते हैं कि ये क्यों होता है? ये क्यों होता है? क्योंकि इस पॉइंट पे 21st क्रोमोसोम पे अपने इनेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट ईच अदर, और वहां पे एक एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट हो गई। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि डाउन सिंड्रोम क्यों हो रहा है तो आप क्या बोलोगे? इनेबिलिटी ऑफ क्रोमोसोम टू सेपरेट एट द टाइम ऑफ सेल डिविजन। कि 21st नंबर पे क्रोमोसोम अपने आप को अलग ही नहीं कर पाए और रिजल्ट क्या कर दिया उन्होंने? एक एक्स्ट्रा कॉपी का। तो एक्स्ट्रा कॉपी हो गई इनेबिलिटी ऑफ डिवीजन की वजह से। क्लियर? अब यहां देख लेते हैं हम क्लिनिकल सिम्टम्स। बहुत बेसिक फीचर्स होते हैं डाउन सिंड्रोम के एंड यूनिवर्सल होते हैं कि आप कहीं भी दूर से देख के एक बच्चे को बता सकते हो कि ये कैसा है? डाउन सिंड्रोम है। यहाँ पे क्या होगा? सबसे जो कह सकते हैं फीचर रहता है डाउन सिंड्रोम का, लो IQ एंड स्टंटेड ग्रोथ। उनकी ग्रोथ इतनी फास्ट नहीं होती, उनकी ग्रोथ कैसी होती है? स्टंटेड रहती है, स्लो होती है। प्लस उनकी क्या होती है? लो IQ होता है। अब आपको प्रोट्रूडेड टंग हमेशा दिखेगी उनमें, ठीक है? प्रोट्रूडेड टंग हमेशा दिखेगी। अब एक
टिपिकल डाउन सिंड्रोम फेसिस दिखता है। कैसा दिखता है? टिपिकल डाउन सिंड्रोम फेसिस कैसा होगा? बल्ज्ड आईबॉल। कैसी? बल्ज्ड आईबॉल। अब यहाँ पे जैसे हमारी क्रीज आती है, उनकी क्रीज नहीं रहती। अब उनकी नाक कैसी होती है? छोटी सी, राउंडेड तरीके से होती है। अब उनकी जो जॉ रहती है वो कैसी होती है? छोटी सी, तो माइक्रोसेफेली। अब माइक्रोग्नेथिक जॉ भी कैसा है? छोटे साइज का है। अब उनके हाथ कैसे हैं? इतने इतने से क्यूट से छोटे से हाथ रहते हैं, तो उनकी डिजिट्स एंड जो सारी डिजिट्स, लिम्स, ये सब कैसे हैं? स्मॉल से रहते हैं। तो ये सारे फीचर्स कैसे हैं? टिपिकल डाउन सिंड्रोम फेसिस हैं। देख लेते हैं। सम ऑफ द डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम इज फ्लैट फेस, ठीक है, स्लैंटिंग आईज। अब आपको एक ऐसी राउंड एंड स्लैंटिंग आईज दिखती हैं उनकी। स्मॉल माउथ, मैंने आपको क्या बताया? स्मॉल माउथ। और इनका जॉ भी छोटे साइज का होता है। फ्लैटेंड नोज, ठीक है, फ्लैटेंड नोज। शॉर्ट नेक, शॉर्ट आर्म्स। एंड बस इतने इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रख लो, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि ये बच्चा कैसा है? डाउन सिंड्रोम। एक बार इसका इमेज देख लेते हैं। चलो, इस इमेज में देखो, प्रोट्रूडेड टंग दिख रही है। फर्स्ट पॉइंट, प्रोट्रूडेड टंग। अब इसकी हाइट कैसी है? छोटी, तो स्टंटेड ग्रोथ, लो आईक्यू। कैसा होगा? लो आईक्यू। उसके बाद देखो, ये ड्रूपिंग आईज दिख रही है, तो ड्रूपिंग आईज दूसरा फीचर हो गया। अब नाउ यू कैन अप्रिशिएट इसके डिजिट्स कैसे हैं? छोटे छोटे से डिजिट्स हैं, तो इनके छोटे छोटे डिजिट्स होते हैं। अब फ्लैटेंड नोज, कैसी नोज है? फ्लैटेंड नोज। नाउ इनकी जो नेक रहती है ना स्टूडेंट्स, ये भी कैसी रहती है? शॉर्ट नेक रहती है। क्यों? क्योंकि ये पूरे शॉर्ट है। अब इनके हाथ में हमें साइमन क्रीज दिखता है। बस इतना याद रखो, इनके हाथ में, पाम में हमें साइमन क्रीज दिखता है। अब ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर लो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर लो, एंड आपके आंसर में ये फीचर्स होने ही चाहिए। कौन से? स्लैंटिंग आईज, फ्लैट फेस, अब स्मॉल माउथ एंड प्रोट्रूडिंग टंग, उसके बाद फ्लैटेंड नोज, लो आईक्यू, स्टंटेड ग्रोथ एंड शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स। ये सारे फीचर्स आपके आंसर में होने ही चाहिए। क्लियर? तो हमें क्लिनिकल सिम्टम्स तो क्लियर हो गया कि अगर डाउन सिंड्रोम का बच्चा है तो उसमें क्या क्या होगा? हमारी फ्लैटेंड नोज, स्लैंटिंग ड्रूपिंग आईज, प्रोट्रूडेड टंग, लो आईक्यू, स्टंटेड ग्रोथ, छोटा सा मुंह, और क्या होगा? छोटे से हाथ पैर, हाइट में भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, आईक्यू भी इनका लो होगा। तो ये सारे फीचर्स कैसे हैं हमारे डाउन सिंड्रोम के बच्चे के। चलो, अब इनका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान भी बताना है। तो यूजुअली डाउन सिंड्रोम का ट्रीटमेंट प्लान होता है कि इनकी स्पीच थेरेपी कर दो। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली अच्छी तरीके से बोल नहीं पाते, तो उनका आप क्या कर सकते हो? स्पीच थेरेपी देख सकते हो, काउंसलिंग कर सकते हो, एंड न्यू इनोवेटिव तरीकों से उन्हें सिखा सकते हो। क्यों? क्योंकि इनका आईक्यू ऑब्वियसली नॉर्मल बच्चों जितना तो डेवलप नहीं है, तो इनके साथ थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़ा ज़्यादा प्यार से, पैम्परिंग से रहना पड़ता है। एंड आप न्यू इनोवेटिव तरीके से इनसे बात करो, इनको नई नई चीज़ें सिखाओ, इनके साथ स्पीच थेरेपी करो, काउंसलिंग करो, बहुत प्यार से रखो। सिर्फ यही एक तरीका है इनके ट्रीटमेंट का। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, at early age, Down syndrome can be benefited with speech therapy, physiotherapy and nutritional supplements. आप इन्हें अच्छा भरपूर अच्छा सा खाना खिलाओ। क्लियर? चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियोटाइप। कैरियोटाइप पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एक डाउन सिंड्रोम का कैरियोटाइप कैसा होगा? अब यहाँ पे 21st क्रोमोसोम पे कैसे हैं? 21st पोजीशन पे आपको दिख रहा है कैसे सेट्स है? 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपके पास सिर्फ ये चार्ट आ जाए तो सबसे पहले आप क्या देखोगे कि यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पर है? तो इस पूरे कैरियोटाइप में गड़बड़ कहाँ पर है?
21st क्रोमोसोम पे हम देखेंगे 21st क्रोमोसोम पे गड़बड़ है। और कैसी गड़बड़ है, यहाँ पे 3 क्रोमोसोम प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ 2 क्रोमोसोम। तो जब हमें पता है कि 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है तो वो कंडीशन कैसी होगी, डाउन सिंड्रोम। तो जब 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी हो रही है तो वो कंडीशन कैसी है हमारी, डाउन सिंड्रोम। तो अगर आपके पास ये कैरियोटाइप भी आ जाए और इससे आपको आइडेंटिफाई करना हो कि ये कौन सा सिंड्रोम है, तब भी आप बहुत इजीली कर लोगे, है ना। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द ओरिजिन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अब आपको क्लाइनफेल्टर के बारे में बताना है। तो क्लाइनफेल्टर क्या होता है, क्लाइनफेल्टर एक कंडीशन है जहां पे डबल XY मिलता है। ये भी कैसी है, एन्यूप्लॉइडी, लेकिन यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी किसकी हो रही है, X क्रोमोसोम की। इंस्टेड ऑफ सिंगल कॉपी ऑफ X, यहाँ पे इस मेल के पास 2 कॉपीज ऑफ X क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। उस कंडीशन को क्या कहेंगे हम, क्लाइनफेल्टर। अब स्टूडेंट्स, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कभी फीमेल को हो सकता है, नो। तो अगर आपके पास ऑप्शन आए कि क्लाइनफेल्टर किसको होता है, तो ओनली एंड ओनली इट इज सीन इन मेल्स। तो याद रखना, क्लाइनफेल्टर हमेशा किसको होता है, मेल्स में होता है। और यहां पे क्या होगा, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है हमारे इंडिविजुअल में। क्लियर। चलो, इट अकर्स अप्रोक्सीमेटली 1 आउट ऑफ 1000, एक बच्चे को होगा 1000 बच्चों में से। नाउ क्रोमोसोमल बेसिस, अब यहां पे भी कितने क्रोमोसोम मिलेंगे हमें, 47, लेकिन यहाँ पे 47 का क्या होगा, जीनोटाइप डबल XY, एक एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। एंड इट अफेक्ट्स ओनली एंड ओनली मेल्स। क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल्स अफेक्ट होंगे क्लाइनफेल्टर से। The extra chromosome is not transmitted genetically but arises from inability of X chromosome to detach itself from the pair during meiosis। यहाँ पे X chromosome अपने आप को डिटैच नहीं कर पाता और उसकी inability of detaching itself during meiosis, very important point कि during meiosis ये अपने आप को डिटैच नहीं कर पाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ X क्रोमोसोम इंडिविजुअल के जीनोटाइप में प्रेजेंट हो गया। यहाँ पे कोई भी जेनेटिकली नहीं हो रहा कि फादर टू सन या फादर टू डॉटर या तो मदर टू सन, यहाँ पे ऐसा कोई जेनेटिक रिलेशन नहीं है। यहाँ पे एक इंडिविजुअल के खुद के सेल डिवीजन के दौरान क्या हुआ, X क्रोमोसोम अपने आप को अलग नहीं कर पाया एंड उसकी वजह से उसने क्या रिजल्ट कर दिया, एक्स्ट्रा X कॉपी रिजल्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। नाउ fertilization of double X ova with 1 Y sperm produces double XY zygote। यहाँ पे जो जाइगोट होगा वो कैसा होगा, 47 डबल XY कंडीशन। नाउ फीचर्स क्या है क्लाइनफेल्टर के, चिल्ड्रन आर यूजुअली टॉल ऑफ देयर एज। डाउन सिंड्रोम में छोटे हाइट के थे, क्लाइनफेल्टर में कैसे हैं, टॉल, एकदम लंबे होते हैं। और कैसा होता है इनका टॉर्सो, दिस पार्ट इज नोन एज टॉर्सो। तो इनका टॉर्सो तो नॉर्मल से ज्यादा लंबा होता है, लेकिन इनके डिजिट्स एंड हैंड्स, लिम्स, लेग्स ये कैसे होंगे, बहुत टॉल होते हैं, बहुत ही ज्यादा लंबे से होते हैं। तो आप दूर से ही बता दोगे कि इनका टॉर्सो रेशो थोड़ा एबनॉर्मल है। हमारी बॉडी में यूजुअली टॉर्सो कैसा रहता है, नॉर्मल। इनका बहुत एक्सट्रीम लॉन्ग हैंड्स, लेग्स, तो एबनॉर्मल टॉर्सो होगा इनका एंड बहुत ही टॉल रहते हैं ये। हैव रिड्यूस्ड फेशियल एंड बॉडी हेयर। अब यहाँ पे क्या है, डबल X कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, डबल X कंडीशन है। तो इस मेल में एक्स्ट्रा फीमेल के कह सकते हो फीचर्स होंगे, यहाँ पे थोड़े फीमेल के फीचर्स ज्यादा होंगे एंड वन ऑफ देम इज गाइनेकोमेस्टिया। क्या होगा इनमें, गाइनेकोमेस्टिया। गाइनेकोमेस्टिया में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल्स इज नोन एज
गाइनकोमेस्टिया, तो इनमें ब्रेस्ट दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ एक्स क्रोमोसोम है। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो, एंड बॉडी हेयर एकदम मिनिमल, स्मॉलर टेस्टिस। क्यों होगा ये स्मॉलर टेस्टिस? क्योंकि इनके पास जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है वो भी रिड्यूस रहता है, जिसकी वजह से स्मॉलर टेस्टिस होंगी। नाउ enlarged breast is known as gynecomastia and very coarse voice। ठीक है, तो इनके फीचर्स क्या होंगे? टॉल, एबनॉर्मल कह सकते हो लिम्स बॉडी रेशियो, उसके बाद लेस फेशियल हेयर, कोर्सनेस ऑफ वॉइस, देन gynecomastia and smaller testis। is that clear? चलो, now diagnosis and treatment। One of the most frequent method of diagnosis of Klinefelter is through bar body। हमारी बॉडी में क्या होगा? इनके पास एक्स्ट्रा बार बॉडी प्रेजेंट रहती है। तो यूजुअली बार बॉडी से आप ये बताते हो कि फीमेल है या मेल है। इनके पास एक्स्ट्रा बार बॉडी प्रेजेंट है। तो अगर कोई मेल बच्चा है एंड उसके पास बार बॉडी प्रेजेंट है, मतलब उसको कोई बीमारी है। फिर हम फर्दर जांच करते हैं कि अगर ये बार बॉडी क्यों है, और फिर उसका जीनोटाइप देते हैं, उसका पूरा कैरियोटाइप देखते हैं, और अगर कोई गड़बड़ दिखी मुझे तो वो क्या होगा? हमारा क्लाइनफेल्टर का बच्चा। नॉर्मली नो बार बॉडी अपीयर्स इन मेल, लेकिन अगर आ रही है तो मतलब कोई गड़बड़ है। अगर एक मेल में बार बॉडी आ रही है मतलब कोई ना कोई डेफिनेटली गड़बड़ है। अब अगर बार बॉडी एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम की वजह से है तो डेफिनेटली क्यों है वो? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की वजह से। At the birth time of babies with the Klinefelter differ a little with other normal babies. However, as the age increases, the difference become noticeable, especially at the time of puberty. Usually Klinefelter का बच्चा बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल खेलेगा, खाएगा, कूदेगा, बिल्कुल बाकी बच्चों की तरह लगेगा। लेकिन जब प्यूबर्टी आएगी, जब हॉर्मोन्स इंक्रीज होंगे हमारी बॉडी में, जब फीचर्स आएंगे, तो तब उस बच्चे के नॉर्मल फीचर्स नहीं होंगे। उस पॉइंट पे आपको पता चलता है यूजुअली कि इस बच्चे को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। अनटिल अनलेस तो ये डायग्नोस ही नहीं हो पाता। ठीक है, तो पीपल विथ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम आर ऑफन ट्रीटेड विद टेस्टोस्टेरॉन्स। अब इनकी बॉडी में क्या कमी है? मेल हार्मोन की, एंड मेल हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन। तो अगर कोई आपसे पूछे इनका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो जिस चीज की कमी है उसको दे दो ना। तो आप इंजेक्शंस के थ्रू क्या दे दोगे? मेल हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन के इंजेक्शंस दोगे। उसके बाद इनके साथ क्या करोगे? काउंसलिंग करोगे। क्यों? क्योंकि यूजुअली प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो पीयर प्रेशर इंक्रीज रहता है। तो उस पीयर प्रेशर को टैकल करने के लिए इन बच्चों की काउंसलिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दे ऑल्सो नीड साइकोलॉजिकल काउंसिल टू कंट्रोल द डिप्रेशन एंड अग्रेशन, क्योंकि प्यूबर्टी यूजुअली बहुत अग्रेसिव एंड बहुत टैंट्रम्स वाली होती है। एंड उस पॉइंट पे अगर ये बच्चा बाकी सब बच्चों से अलग होगा तो इसको बहुत दिक्कत आएगी। तो इसके साथ बहुत प्यार से रहेंगे, उसको समझाएंगे, और सप्लीमेंट्री क्या देंगे? टेस्टोस्टेरॉन देंगे, जिसकी इसकी कमी है, ताकि वो थोड़ा मैस्कुलिन वापस से बाकी लड़कों की तरह थोड़ा थोड़ा दिखने लगे। इज दैट क्लियर? चलो ना, कैरियोटाइप देख लो। हमारे क्लाइनफेल्टर में क्या हो रहा है? 2 एक्स क्रोमोसोम। तो यहाँ पे 47 क्रोमोसोम होंगे और साथ में 2 एक्स क्रोमोसोम वाली कंडीशन होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर आपके पास ये कैरियोटाइप आए और आप देखो कि यार यहाँ पे तो 2 एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि 2 एक्स क्रोमोसोम है, मतलब ये डेफिनेटली क्या है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर स्टूडेंट्स? चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज डिस्क्राइब द ओरिजिन, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ टर्नर सिंड्रोम। अब बारी है हमारे टर्नर सिंड्रोम की। तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? इंस्टेड यहाँ पे एडिशन हो, यहाँ डिलीशन हो जाता है। क्या होता है? इंस्टेड एडिशन हो, यहाँ पे डिलीशन हो जाता है। यहाँ पे फीमेल, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे फीमेल होगी। टर्नर सिंड्रोम वाली हमेशा क्या होगी? फीमेल होगी। एंड उस फीमेल में एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा।
क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो टर्नर सिंड्रोम वाली फीमेल का जीनोटाइप कैसा है, एक्स नॉट कंडीशन। यहाँ पे ओनली वन सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट एंड दूसरा एक्स क्रोमोसोम तो है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, 45 प्लस XO कंडीशन। क्लियर। नाउ टर्नर सिंड्रोम अकर्स इन 1 in 2500, 2500 बच्चों में से एक बच्चे को टर्नर सिंड्रोम होता है, वो भी क्या होगी, फीमेल होगी। न्यूबॉर्न गर्ल्स, और क्लाइनफेल्टर किसको हो रहा है, मेल्स को। टर्नर किसको होगा, फीमेल्स को। फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व्ड इन मिसकैरेजेस एंड स्टिल बर्थ। नाउ क्रोमोसोमल बेसिस देख लेते हैं इसका। अफेक्ट्स फीमेल अराइजेस ड्यू टू मिसिंग एक्स क्रोमोसोम इन दी अफेक्टेड फीमेल्स। यहाँ पे क्या होगा, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग हो गया। नाउ दिस इज कॉल्ड मोनोसोमी ऑफ एक्स एंड द कैरियोटाइप इज 45X0। यहाँ पे कैरियोटाइप क्या होगा, 45X0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखना। 45 और हमारा 47 क्या हो रहा था, 47XXY मेल, डाउन सिंड्रोम। 47XX क्या है हमारा, डाउन सिंड्रोम, फीमेल। 47, चलो यार ये वाला आपको अच्छे से लिख के समझाते हैं, आ जाओ। यहां पे 47XX डाउन सिंड्रोम फीमेल, 47XY डाउन सिंड्रोम मेल, 47XXY क्लाइनफेल्टर एंड 45XO ये क्या है हमारी, टर्नर सिंड्रोम। क्या है, टर्नर सिंड्रोम। इज दैट क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। ये है हमारे कैरियोटाइप्स। अगर इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे बनेगा कि नहीं बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। जल्दी से ले लिया इसका स्क्रीनशॉट एंड इसको चिपका दो अपनी दीवार पे, ये भूलना नहीं है कुछ भी हो जाए। आ जाओ वापस से टर्नर पे आते हैं हम अपने। चलो, अ सेल डिवीजन एरर। अब टर्नर सिंड्रोम क्यों हो रहा है, सेल डिवीजन एरर हो रहा है मियोसिस की वजह से। यहाँ पे ओवम को मिल ही नहीं पाया कि एक्स क्रोमोसोम का सेट, क्यों, क्योंकि वो रेप्लिकेट ही नहीं कर पाया। ठीक है। नाउ द ओवम विथ नो एक्स क्रोमोसोम फ्यूजेस विथ स्पर्म विथ एक्स क्रोमोसोम टू जनरेट कंडीशन ऑफ एक्स नॉट। कह सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फादर, ये रहा फादर, तो फादर से तो आ गया एक्स क्रोमोसोम, फादर से तो एक एक्स क्रोमोसोम आ गया, लेकिन यहाँ पे मदर के पास कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है। यहाँ पे मदर के पास कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं है। तो फादर से तो एक सेट मिल गया आपको एक्स क्रोमोसोम का, मदर से आपको कोई सेट ही नहीं मिला। तभी क्या हुआ, यहाँ पे जो बच्चा पैदा हुआ, यहाँ पे जो बच्चा मिला हमें, वो कैसा मिला, एक्स नॉट कंडीशन का। क्यों, क्योंकि एक सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम मदर से आया ही नहीं, फादर वाला एक्स क्रोमोसोम हमारे ऑफस्प्रिंग में आ गया। क्लियर। चलो, mothers with Turner syndrome cannot pass the condition to their daughters because ये inherited बीमारी नहीं है। कोई भी टर्नर सिंड्रोम की मदर अपनी डॉटर को ये पास ऑन नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि ये हेरिटेड या सेक्स या क्रोमोसोमल लिंक्ड बीमारी नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि उस बच्चे के खुद के सेल डिवीजन में एबनॉर्मलिटी आई है, कोई भी पेरेंट से नहीं आई। यहाँ पे बच्चे के खुद के सेल डिवीजन के टाइम पे एबनॉर्मलिटी है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि पास ऑन नहीं होता ये जेनेटिकली, खुद के उसी पॉइंट पे हमारे सेल डिवीजन में जब प्रॉब्लम आती है तो टर्नर सिंड्रोम होगा। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, टर्नर सिंड्रोम की जो फीमेल रहती है वो कैसी होगी स्टूडेंट्स, यूजुअली वो क्या होगा, वेब्ड नेक। कैसी होगी, वेब्ड नेक, एंड उसको थायराइड की प्रॉब्लम रहेगी, वेब्ड नेक रहेगी। उसके बाद क्या होगा, जो बॉडी फीचर्स होंगे वो कैसे होंगे, लिटिल अंडर डेवलप्ड। नाउ उसमें फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स कम होंगे, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक कम होंगे, तो फ्लैट चेस्ट, फ्लैट बॉडी, एंड देन इरेगुलर मसल मास, उसके बाद वेब्ड नेक
एंड ये सारे फीचर्स किसके होंगे, हमारे टर्नर सिंड्रोम के। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, टर्नर सिंड्रोम इज डायग्नोस्ड बाय शॉर्ट स्टैचर, इनकी भी हाइट छोटी होगी, वेब्ड नेक, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वेब्ड नेक होगी। नाउ लूज एंड कैन बी पुल्ड, स्मॉल ब्रेस्ट, मैंने आपको बताया फ्लैट चेस्ट होती है इनकी, क्यों, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम ही मिसिंग है। तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, कम दिखेंगे इनमें। एंड लो सेट ऑफ ईयर्स, उसके बाद स्वोलन हैंड फीट, अब इनका मसल मास कैसा है, एबनॉर्मल। तो ये सारे पॉइंट्स आपके आंसर में होना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओवरीज आर अंडर डेवलप्ड, इसको और इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म में क्या कहते हैं हम, रूडिमेंट्री ओवरीज। कैसी होगी इनकी ओवरीज, रूडिमेंट्री ओवरीज। तो अगर ये वर्ड आए कि रूडिमेंट्री ओवरीज आर सीन इन, तो फौरन आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, हमारा टर्नर सिंड्रोम, दैट इज मोनोसोमी ऑफ एक्स, एक्स नॉट कंडीशन। क्लियर। चलो अब अगर ओवरीज ही अंडर डेवलप्ड हैं तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होगी, नहीं, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, और कुछ बच्चों में तो होती ही नहीं है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इज दैट क्लियर। तो टर्नर सिंड्रोम में हमने क्या देखा, वेब्ड नेक, एबनॉर्मल मसल मास, उसके बाद हमने क्या देखा कि शॉर्ट स्टैचर है, अंडर डेवलप्ड ब्रेस्ट है इनके, उसके बाद क्या देखा, रूडिमेंट्री ओवरीज। अब ओवरीज ही जब खराब है तो क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी, तो एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इन सम चिल्ड्रन इनके में एब्सेंट ही रहती है। इज दैट क्लियर। चलो नाउ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग। अब आप बताओ कि एज विथ हम क्लाइनफेल्टर में टेस्टोस्टेरोन दे रहे थे, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, प्रोजेस्टेरोन दे देंगे। नाउ एज विथ अदर सिंड्रोम द परमानेंट क्योर, हाउएवर ग्रोथ एंड ओवरियन फंक्शन कैन बी controlled by administration of hormones estrogen and progesterone। तो इन केसेस में हम फीमेल हार्मोन्स दे देंगे, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फीमेल हार्मोन्स कम है। अब इन बच्चों को भी एक्स्ट्रा काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत रहती है। क्यों, क्योंकि ये अपने आप को कंपेयर करते हैं बाकी सब बच्चों से, और जब ये कंपेयर करते हैं तो ये देखते हैं कि यार मैं तो ऐसा हूँ लेकिन वो तो ऐसा नहीं है। तो इस कंडीशन में हम ऐसे लोगों से बहुत एम्पैथेटिक रहते हैं और ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं और ज़्यादा अच्छे से केयर करते हैं इनकी। क्यों, क्योंकि हर इंसान कैसा है, स्पेशल, कोई भी यहाँ पे बिना स्पेशल बन के नहीं आया। तो हमें अगर ऐसा कोई इंसान दिखे तो हमें और ज़्यादा क्या होना चाहिए, एम्पैथेटिक। इज दैट क्लियर। चलो अब अगर आपके पास कैरियोटाइप आ जाए टर्नर सिंड्रोम का, तो यहाँ पे क्या देखोगे कि यहाँ पे बेचारा एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। तो अगर आपसे कैरियोटाइप पे क्वेश्चन आए तो वो भी सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ देखो एक एक्स की जगह ही खाली है, तो ये कंडीशन क्या होगी हमारी, टर्नर सिंड्रोम। ये देखो वेब्ड नेक, फिर फ्लैट चेस्ट, उसके बाद रूडिमेंट्री ओवरीज, एबनॉर्मल मसल मास। अगर ऐसे डायग्राम से आपको पहचानना हो तो भी आप पहचान लोगे, है ना। तो ये क्या है एग्जांपल ऑफ टर्नर सिंड्रोम, जो कैसे है, मोनोसोमी ऑफ एक्स नॉट कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होती है, मोनोसोमी, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट ही हो जाता है। इज दैट क्लियर। चलो इसी के साथ हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज डिस्क्राइब द वेरियस स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज। अब इससे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज क्या हैं। ठीक है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी यहां पे मैं लिख लेती हूं। अब स्टूडेंट्स यहां तो दो तरीके का म्यूटेशन पॉसिबल है। ठीक है, म्यूटेशन दो तरीके का पॉसिबल है, या तो म्यूटेशन जीन के लेवल में हो रहा है या तो म्यूटेशन क्रोमोसोम्स के लेवल पे हो रहा है। तो जब जीन के लेवल पे म्यूटेशन होता है,
तो वो क्या होगा, वो होगा मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्या होगा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। ठीक है। एंड जीन के अगर टर्म्स में म्यूटेशन हो रहा है तो वो कैसा होगा, जेनेटिकल होगा एंड वो पास भी करेगा जनरेशन में। अब वेयर एज क्रोमोसोमल एब्रेशन कैसा होता है, हमारे दो टाइप का, एक होता है स्ट्रक्चरल, क्या होता है, एक होता है स्ट्रक्चरल और एक होता है न्यूमेरिकल। ठीक है। अब इसके तो नाम में ही लिखा है, स्ट्रक्चरल मतलब क्रोमोसोम के कोई स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आया। ठीक है, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आया, लेकिन यहां पे नंबर, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ। ठीक है, क्रोमोसोम का नंबर चेंज हुआ। अब स्ट्रक्चरल में क्या हो सकता है, या तो क्या हो जाए एडिशन, या तो क्या हो जाए एडिशन, कि आपने एक क्रोमोसोम में कुछ पार्ट ऐड कर दिया तो क्रोमोसोम की हाइट क्या हो गई, लंबी हो गई, कहीं और का पार्ट निकल के दूसरा अटैच हो गया तो हाइट लंबी हो गई। या तो आपने डिलीशन कर दिया, एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट ही हो गया तो यहां पे डिलीट। अब या तो आपने इन्वर्जन कर दिया, क्या कर दिया, इन्वर्जन कर दिया, कि यहां पे सेगमेंट, यहां पे क्रोमोसोम का सेगमेंट 1 2 3 4 5 था, लेकिन यहां पे क्या मिल गया मुझे, उल्टा 4 5 6 7, मतलब आपने सेगमेंट को इन्वर्ट ही कर दिया तो यहां पे क्या मिला मुझे, इन्वर्जन। उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। क्या होता है, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में एक क्रोमोसोम का हिस्सा कट के, एक क्रोमोसोम का हिस्सा कट गया और जाके दूसरे क्रोमोसोम में रैंडमली अटैच हो गया। ठीक है, दूसरे क्रोमोसोम पे जाके रैंडमली अटैच हो गया तो उसको कहते हैं हम ट्रांसलोकेशन। तो जब आप ऐड कर रहे हो तो एडिशन, डिलीट कर रहे हो तो डिलीशन, आप उल्टे फुल्टे क्रोमोसोम का सेगमेंट ही बिगाड़ दिया आपने तो वो होता है हमारा इन्वर्जन। अब आपने एक क्रोमोसोम का टुकड़ा निकाल के दूसरे क्रोमोसोम में रैंडमली अटैच कर दिया तो वो होता है हमारा ट्रांसलोकेशन। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये सारे चेंजेस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे हो रहे हैं, टू बी नोटेड। ये सारे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर पे, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। नाउ ऑन द अदर हैंड हमारे पास क्या आते हैं, न्यूमेरिकल अबनॉर्मेलिटीज। क्या आते हैं, न्यूमेरिकल अबनॉर्मेलिटीज। नाउ न्यूमेरिकल अबनॉर्मेलिटीज में क्या होता है कि या तो क्या होगा, एन्यूप्लॉइडी, या क्या होगा, एन्यूप्लॉइडी, या तो क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी। क्या होगा, पॉलीप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी में आप क्या कर रहे हो, आप एक क्रोमोसोम को या तो ऐड कर रहे हो या तो डिलीट कर रहे हो, या तो आप दो क्रोमोसोम को ऐड कर रहे हो या तो डिलीट कर रहे हो। अभी इसके एग्जांपल हमने देखे थे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ये क्या थे हमारे, एन्यूप्लॉइडी। नाउ पॉलीप्लॉइडी में क्या हो रहा है, 2n प्लस माइनस n, यहां पे कंप्लीट हैप्लॉइड सेट, देखो यहाँ पे कंप्लीट हैप्लॉइड सेट या तो ऐड हो रहा है या तो डिलीट हो रहा है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइडी। एंड पॉलीप्लॉइडी यूजुअली कहाँ देखते हैं हम, प्लांट्स में। कहाँ देखते हैं, वो हम प्लांट्स में देखते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज पे, कि यहाँ पे आपको बताना है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा डिफर करेगा, कैसा उसमें म्यूटेशंस आएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं डिलीशन। नाउ आई टोल्ड यू, डिलीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ, ये कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है। अब यहां पे क्या हो गया, डिलीशन। यहां पे क्या हो गया, डिलीशन हो गया। डिलीशन के बाद क्या होगा, डिलीशन के बाद मेरे पास एक सेट, तो ये सेट ही गायब हो गया, ये सेट ही गायब हो गया।
जब ये सेट गायब हो जाएगा, जब ये वाला सेट ही गायब हो जाएगा, तो क्या मेरे क्रोमोसोम की नॉर्मल हाइट रहेगी? क्या मेरे क्रोमोसोम की पहले की तरह नॉर्मल हाइट रहेगी? नहीं, यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोसोम की हाइट ही छोटी हो जाएगी, क्रोमोसोम की हाइट ही छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक सेट ही डिलीट कर दिया, यहाँ पे आपने एक सेट ही डिलीट कर दिया, तो इस कंडीशन में आपके क्रोमोसोम की हाइट शॉर्ट हो जाएगी। अब इसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। क्या है? क्राइडू-चैट सिंड्रोम। तो क्राइडू-चैट सिंड्रोम क्या है? ये कभी नहीं भूलना, क्राइडू-चैट सिंड्रोम। तो क्राइडू-चैट सिंड्रोम क्या होता है? -5p, याद रख लो, -5p। बच्चा जो है वो कैसे बिल्ली की तरह रोएगा, म्यां म्यां करके रोएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5th पोजीशन ऑफ पी आर्म क्या होगा, यहाँ पे 5th पोजीशन पे पी आर्म ही डिलीट हो जाएगी। ये रहा मेरा 5th पोजीशन, तो 5th पोजीशन पे पी आर्म ही डिलीट हो जाती है, इसलिए से क्या कहते हैं, इसलिए से कहते हैं -5p कंडीशन। ठीक है, क्या कहेंगे हम इसे? -5p कंडीशन। क्लियर? चलो नाउ एक और एग्जाम्पल है डिलीशन का, दैट इज रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा में क्या होता है कि पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3 डिलीट हो जाता है। नाउ रेटिनोब्लास्टोमा क्या है? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आई कैंसर। क्या है रेटिनोब्लास्टोमा? आई कैंसर। तो ये आई कैंसर क्यों होता है? क्योंकि 13th क्रोमोसोम पे कुछ सेगमेंट डिलीट हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू ड्यूप्लीकेशन। अब यहाँ पे नकल कर ली, क्या कर ली? नकल कर ली क्रोमोसोम में। और जब हम नकल करते हैं तो क्या होता है, अगर ये सेगमेंट है A B C D E F, तो यहाँ पे अगर मैंने नकल कर ली, ड्यूप्लीकेट हो गया एक सेगमेंट, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ गए 2 सेट। यहाँ पे कैसे आ गए? 2 सेट। तो इस कंडीशन पे मेरे क्रोमोसोम की क्या होगी, हाइट टॉल हो जाएगी। तो इस कंडीशन पे मेरे क्रोमोसोम लॉन्गर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने नकल करके एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ले आए। अब जब नकल करके आप एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ले आए तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी, टॉल हो जाएगी। इज दैट क्लियर? चलो नाउ duplication refers to when segment of chromosome gets repeated resulting in a longer chromosome. This can lead to condition known as Charcot-Marie-Tooth syndrome. यहाँ पे 17th पोजिशन पे ड्यूप्लीकेशन हो जाता है। चार्कोट-मैरी इज अ नर्व डिजीज। कैसी? नर्व डिजीज। तो नर्व डिजीज में आपकी पूरी बॉडी की कैसे हो जाती है, डीजेनरेशन हो जाती है नर्व्स की। आप प्रॉपर्ली चल नहीं सकते, आप प्रॉपर्ली बैठ नहीं सकते, आपके डिजिट्स एकदम रिजिड हो जाते हैं। तो ये सारे क्या होता है चार्कोट-मैरी में। तो चार्कोट-मैरी क्या है? इट इज अ डिजीज जिसमें ड्यूप्लीकेशन हो जाता है। कहाँ? 17th क्रोमोसोम पे। क्लियर? चलो नाउ इन्वर्जन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, यहाँ पे सेगमेंट कैसा है, A B C D E F। अब यहाँ पे ये पगला गया। क्या हो गया? ये पगला गया। अब ये जब पगला जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एक सेगमेंट एक क्रोमोसोम का कट हो गया रैंडमली, और ये क्या हो गया, इसने 360 डिग्री टर्न ले लिया। अब ये हो गया BA, अब ये हो गया BA। अब ये BA जाके किसी भी क्रोमोसोम में रैंडमली अटैच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किसी भी क्रोमोसोम पर जाके रैंडमली अटैच हो जाएगा और बेचारा उसका पूरा सीक्वेंस को गड़बड़ कर देगा। तो इन्वर्जन में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम का एक सेगमेंट डिटैच होता है, फिर वो कंप्लीटली अपने आप को रिवर्स कर लेता है, और वो रिवर्स करके गड़बड़ वाली चीज जाके किसी भी क्रोमोसोम पर रैंडमली अटैच हो जाती है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन। देख लेते हैं। अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम, सबसे पहले एक सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम लिया, फिर वो टूट गया, उसके बाद उसने अपने आप को कंप्लीटली रिवर्स कर लिया, और उस रिवर्स करने के बाद उस गड़बड़ चीज जाके कहीं भी किसी और क्रोमोसोम पे अटैच हो गई।
तो इसमें क्या हो जाता है, गड़बड़ हो जाती है पूरी बॉडी में। अब स्टूडेंट्स, इसका एग्जांपल है RCAD सिंड्रोम। नाउ RCAD स्टैंड्स फॉर रीनल सिस्ट एड्रेनालिन सिंड्रोम, ठीक है, एड्रिनल सिंड्रोम। अब रीनल सिस्ट में क्या होता है कि आपके किडनीज में सिस्ट होंगी, एड्रिनल हाइपो डेफिशिएंसी हो जाएगी, किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगी, वेरियस बॉडी में मसल वीकनेस हो जाएगी, वेस्टिंग होगी। तो ये सारी चीजें होती हैं RCAD सिंड्रोम में। अब यहाँ पे इन्वर्जन क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 17 के एक सेगमेंट का। तो क्रोमोसोम नंबर 17 के एक सेगमेंट का इन्वर्जन हो गया एंड उस इन्वर्जन की वजह से RCAD सिंड्रोम हो गया। अब लास्ट देख लेते हैं हम, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, अ सेगमेंट ऑफ अ क्रोमोसोम ब्रेक्स एंड रीअटैचेस इटसेल्फ विद अनदर क्रोमोसोम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रांसलोकेशन हमेशा किस में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। किस में होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड वो खुद ही रिटैच होके खुद ही में अटैच हो जाएगा, लेकिन इधर उधर क्या हो जाएगा, उसके सेगमेंट्स का ट्रांसलोकेशन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो, ये है मेरे पास एक क्रोमोसोम, इसका सेगमेंट है ABCDEF, ठीक है। अब यहां पे हो गया ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन के बाद क्या हो गया, यहां पे हो गया BCA और यहां पे रह गया DEF, ठीक है। यहां पे एक ही क्रोमोसोम में एक सेगमेंट उल्टा पुल्टा हो गया, ट्रांसलोकेट हो गया। जहां पे A को होना चाहिए वहां पे B को होगा, जहां पे B होना चाहिए वहां C है। तो एक सेगमेंट क्या हो गया, इधर उधर उलट फुलट हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसलोकेशन दो टाइप का हो सकता है, पेरीसेंट्रिक एंड पैरासेंट्रिक, ठीक है, पेरी एंड पैरा। तो पेरीसेंट्रिक कब होता है, जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व होगा। तो इस कंडीशन में आप मुझे बताओ, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व है, नहीं, यहां पे सेंट्रोमियर से पहले ही डुप्लीकेट होके ट्रांसलोकेट होके ठीक हो गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पैरासेंट्रिक ट्रांसलोकेशन। अब इसी की जगह अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैं कुछ ऐसा लिख दूं, ठीक है, इसी की जगह मैं कुछ ऐसा लिख दूं, मतलब यहां पे सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो गया। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पेरीसेंट्रिक। क्या कहेंगे, पेरीसेंट्रिक। तो पेरीसेंट्रिक मतलब क्या होगा, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्ड है, सेंट्रोमियर इन्वॉल्व्ड है। और पैरासेंट्रिक मतलब सेंट्रोमियर नॉट इन्वॉल्व्ड, ठीक है, सेंट्रोमियर नॉट इन्वॉल्व्ड। एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेगमेंट्स इधर से उधर ट्रांसलोकेट हो गए। इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पेरीसेंट्रिक इन्वॉल्विंग सेंट्रोमियर, पैरासेंट्रिक डज नॉट इन्वॉल्विंग सेंट्रोमियर। चलो, तो ये तो हो गया हमारा ट्रांसलोकेशन खत्म। इसी के साथ खत्म होते हैं हमारी स्ट्रक्चर एब्नॉर्मलिटीज। उससे पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। डिलीशन में क्या हो रहा है, एक सेगमेंट डिलीट हो गया, डुप्लीकेशन में एक सेगमेंट डुप्लीकेट हो गया, इन्वर्जन में ये सेगमेंट उल्टा फुल्टा होके जाके अटैच हो गया, इंसर्शन में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, ट्रांसलोकेशन में ये क्रोमोसोम उलट फुलट होके अटैच हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो, इसी के साथ खत्म होता है हमारा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जेनेटिक डिसऑर्डर्स के। आई होप आपके पास बहुत अच्छे आंसर्स अवेलेबल हो गए एंड मैग्नेट ब्रेन्स के पास होती है एकदम हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड वो भी एकदम फ्री। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपसे कोई कूपन कोड लें या कोई अमाउंट चार्ज करें। क्यों? क्योंकि हम बिलीव करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू एकदम फ्री, ताकि आपके पास एकदम हर पॉसिबल वे में एक्सेस हो अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने में। एंड वो पॉसिबल करने के लिए हम लाते हैं आपके लिए बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि एनटीएससी, सीबीएसई, ओलंपियाड, आईआईटी जेईई, नीट, यूपी बोर्ड, आपको इंग्लिश बोर्ड, हिंदी बोर्ड, देन आपको एसएससी, यूपीएससी, जैब कैब, हर पॉसिबल
अवेलेबल कंटेंट है आपके लिए। आप चाहें तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट टू वो भी एकदम फ्री। आप चाहें तो हमारे वीडियोस वेबसाइट पे देख सकते हैं, बस आपको जाना है www.magnetbrains.com। एंड अगर आप चाहें तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं। एंड इन एनी केस आपसे कोई अमाउंट चार्ज नहीं करेंगे, ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है ताकि आप लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर पाएं। नाउ स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।